नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय से पहला चैप्टर आप लोगों का वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का क्विक रिवीजन करवाना चाहता हूं। बहुत ही जल्दी इसको समाप्त करना चाहते हूं, अर्थात जो इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है उन सारी हेडिंग के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो आइए चलते हैं, आज के हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाते ही हम सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहते हैं, इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग बनते हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आइए चलते हैं, उनको देखते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो ये हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इसकी पहली हेडिंग है, पहली हेडिंग जो बनती है वो बनती है वैद्युत आवेश। वो हेडिंग जो है बनती है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो हमारी पहली हेडिंग बनती है उसको कहते हैं वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वैद्युत आवेश होता क्या है? सबसे पहले बात होती है कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो वैद्युत आवेश होता क्या है, इस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश जो है किसी द्रव्य का वह गुण होता है, वैद्युत आवेश जो है किसी द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण हम वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों का अनुभव करते हैं अथवा उत्पन्न करते हैं। वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण हम वैद्युत या चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करते हैं अथवा उसका अनुभव करते हैं, उसी को वैद्युत आवेश कहते हैं। अब वैद्युत आवेश जो होता है कुछ विशेष वस्तुओं को आपस में रगड़ने से भी वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए या सूखे कंघी को बालों से रगड़ा जाए तो वो वस्तुएं जो भी हैं आवेशित हो जाती हैं। अब उसके बाद बात होती है कि वैद्युत आवेश के कुछ मूलभूत गुण होते हैं। वैद्युत आवेश के कुछ मूलभूत गुण होते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण होता है जो उसके वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है अथवा उसका अनुभव करता है, उसी को वैद्युत आवेश कहते हैं, उसी को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश के कुछ मूलभूत गुण, वैद्युत आवेश के कुछ मूलभूत गुण, वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण। तो वैद्युत आवेश के गुण में जो है आपका सबसे पहला नंबर हो जाता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब देखिए वैद्युत आवेश जो होता है किन वस्तुओं पर अर्थात किन पदार्थों के लिए आकर्षित होता है और किन के लिए प्रतिकर्षित होता है। वैद्युत आवेश जो होता है सजातीय ध्रुवों पर प्रतिकर्षित होता है, सजातीय पर प्रतिकर्षित होता है, मतलब सजातीय पर प्रतिकर्षण का गुण आता है, सजातीय पर प्रतिकर्षण का गुण आता है, और विजातीय पर आकर्षण का गुण आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सेम वस्तुओं को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगे। और यदि एक प्लस वाली वस्तु और एक माइनस वाली वस्तु एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? आकर्षित कर लेंगे। इसी को कहते हैं प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण। मूलभूत गुण में पहला नंबर आपका बन जाएगा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। मूलभूत गुण में दूसरा नंबर आपका बन जाएगा, दूसरा नंबर आपका क्या होता है? आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का संरक्षण का नियम या संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। इसमें क्या आप लोगों को बताया गया
कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है, और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। इन्हें केवल एक रूप से अर्थात किसी एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज में आपको बताया गया, आवेश के संरक्षण सिद्धांत में आपको बताया गया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। इन्हें केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात संपूर्ण निकाय की जो आवेश होता है, संपूर्ण निकाय का जो आवेश होता है वो नियत होता है। संपूर्ण निकाय का जो आवेश होता है वो नियत होता है। आवेश जो है वो क्या होता है? नियत होता है। संपूर्ण निकाय का जो आवेश है वो क्या होता है? नियत होता है। तो ये आपका हो गया दूसरा नियम। इसी तरह तीसरा नंबर है आप लोगों का आवेश का योज्यता का नियम। आवेश का योज्यता का नियम, किसी पदार्थ का संपूर्ण आवेश जो होता है उसके विभिन्न खंडों के आवेशों के योगफल के बराबर होता है। यही है आपका आवेश का योज्यता का नियम। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा आवेश का योज्यता का नियम। आवेश का योज्यता का नियम, आवेश का योज्यता का नियम। इसमें आपको बताया क्या गया कि संपूर्ण जो आवेश होता है वो अपने विभिन्न खंडों के आवेशों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि Q बराबर हो सकता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कोई आवेश ऋणात्मक भी ले सकते हैं, माइनस Q4 माइनस Q5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया? आवेश का योज्यता का नियम हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, मूलभूत गुण में, आवेश के गुण में सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है वो है आपका चौथा नंबर, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण का फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। Q बराबर जो होता है वो होता है प्लस माइनस NE। N जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N बराबर जो है आप ले सकते हो 1, 2, 3 डॉट डॉट कुछ भी, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणते 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब इन वैल्यू को जब यहाँ पास आप रखेंगे तब आवेश के क्वांटीकरण की जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी? अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो सकता है प्लस माइनस E, n बराबर 2 रखेंगे तो प्लस माइनस 2E, n बराबर अगर 3 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 3E। इसी फार्मूले से प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन बना था, वो क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ और उसका सलूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन है हम लोगों के पास 7n14 नाभिक पर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माने ले रहा हूँ। 7n14 नाभिक पर, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। पर कूलाम में आवेश की गणना करना है, आवेश की गणना करना है, आवेश की गणना करना है। ये हमारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं कि 7n14 में जो है आपका 7 प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे आपका? प्रोटॉन जो है आप लोगों का वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जो आपका न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी जो है
वो आप लोगों को कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपका प्रोटॉन भी 7 हो जाएगा और आपका न्यूट्रॉन भी जो है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपसे आवेश पूछा है, क्या पूछा है, आवेश। और आवेश का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है आवेश क्यू बराबर, या आवेश का क्वांटीकरण क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। अब यहाँ पास जैसे प्रोटॉन है तो उसके लिए हम प्लस ही लेंगे, तो आपका क्यू बराबर हो जाएगा एन की वैल्यू आपकी 7 है। न्यूट्रॉन यहाँ पास आप नहीं ले सकते क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणते 10 की घात -19 कूलाम। अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करिए, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो ये हो जाएगा 11.2 गुणते 10 की घात -19 कूलाम, या इसी को आप कह सकते हैं 1.12 गुणते 10 की घात -18 कूलाम। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को और आप आगे बढ़ा सकते हैं, और आप आगे बढ़ा सकते हैं कि एक, जैसे अब मैं आपसे अगर पूछूं इस क्वेश्चन को, अगर मैं कुछ दूसरे तरफ से एक क्वेश्चन में बना के दे दूं, ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन आपके लिए बना के दे दूं कि क्या बना के दे दूं, ये मान लो दूसरा नंबर है, 1 कूलाम आवेश पर, 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आपको आवेश दिया गया 1 कूलाम, आवेश कितना दिया गया, 1 कूलाम, तो आप लिख सकते हो क्यू बराबर 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा है, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला होता है क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, या प्लस माइनस ना लिखिए, तो क्यू की वैल्यू जो दी गई है वो 1 दी गई है, एन आपसे पूछा है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणते 10 की घात -19 कूलाम। यहाँ से अगर आप एन की वैल्यू निकालेंगे तो एन बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुणते 10 की घात -19 कूलाम। 10 की घात 19 को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 10 की घात 19, और 10 की घात 19 में से अगर एक को आप 10 दे देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणते 10 की घात 18। 10 की घात 19 को आप लिख सकते हैं 10 गुणते 10 घात 18, और नीचे है 1.6। 1.6 से जब आप 10 में भाग देंगे तो आपका एन बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 छक्का 96, 6.4 बचा तो 16 दूनी 32, तो 8 बचा, 16 पंचे 80, गुणते 10 की घात 18। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, 6.25 गुणते 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो मेरा टॉपिक था ये है इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण होता है जो उसके वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है अथवा उसका अनुभव करता है। उसके बाद बताया गया वैद्युत आवेश के कुछ गुण। वैद्युत आवेश के गुण को में पहला नंबर आपका आएगा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण में बताया गया है कि कुछ सजातीय गुण होते हैं, कुछ उसके विजातीय गुण होते हैं। अर्थात ये सजातीय ध्रुवों को आकर्षित करते हैं सजातीय ध्रुवों पर प्रतिकर्षित होते हैं तथा विजातीय ध्रुवों पर आकर्षित होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर हो जाएगा आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत में आपको बताया गया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है, इन्हें केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात संपूर्ण जगत की जो आवेश होती है वो नियत होती है। इसके बाद बताया गया आवेश की योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता के नियम में बताया गया कि संपूर्ण निकाय का जो आवेश होता है उसके विभिन्न खंडों के आवेशों के योगफल के बराबर होता है। इसके बाद है आवेश का क्वांटीकरण। अब ये जैसे आवेश है यहाँ पास Q बराबर प्लस माइनस एन ई,
और आप आवेश की परिभाषा पढ़े हैं विद्युत धारा हेडिंग से कि आवेश Q बराबर होता है IT। आवेश Q बराबर क्या होता है? आवेश Q बराबर होता है IT। तो आवेश Q बराबर, अगर आप यहीं पास में लिखे दे रहा हूं कि आवेश Q बराबर भी होता है IT। तो ये भी आवेश है, ये भी आवेश है। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इन दोनों का संबंध क्या बन सकता है? इन दोनों का संबंध बन सकता है NE बराबर IT। NE बराबर IT। अब NE बराबर IT में से आपको कभी कभी I पूछ लेगा, या हो सकता है समय पूछ ले, या कुछ भी वैल्यू इन दोनों में से रिलेशन में से पूछ सकता है। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जिसलिए मैं इसे मिटा दूं और फिर अपना नेक्स्ट हेडिंग जो है, अर्थात नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। आइए हम लोग इसको मिटा रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये आज से मैं जो है चैप्टर बाय चैप्टर आपको बहुत ही जल्द जो है क्विक रिवीजन दे रहा हूं इसके बारे में। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो को आप लोग जो है समय निकाल करके इससे देखते रहिए। हाँ, इसमें आपको एक प्रकार से विशेष सुविधा ही होगी इन सारी हेडिंगों से। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी, आइए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की हो जाएगी, जैसे इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग आपकी है कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के में आपको बताया गया कि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं जिन पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं तथा इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो कूलाम के नियम में बताया गया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के मतलब Q1 के और Q2 के भी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आवेश हमारे Q1 और Q2 है, तो Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, और उसके बीच की दूरी स्मॉल r है तो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। दोनों आवेश अर्थात दोनों बल को जब आप मिलाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन ऑफ r स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो किसी नियतांक का आप गुणा कर सकते हैं, तो उसके लिए नियतांक हम k मान लेते हैं। तो F बराबर हो जाएगा k Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। प्राप्त प्रयोगों के आधार पर k बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। प्राप्त प्रयोगों के आधार पर k बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो k का जो मान है हम यहाँ रख सकते हैं। k का जो मान हम यहाँ जब रखेंगे तब बल F बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन ऑफ r का स्क्वायर। तो इसी का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? न्यूटन। अब यहाँ पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारा नियतांक हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारा नियतांक हो जाएगा, एक प्रकार का ये नियतांक है जिसका मान जो है होता है 9.0 गुणते 10 की घात 9
न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है या एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान जो होता है वो होता है 8.85 गुणित 10 की घात -12 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये हमारा कूलाम के नियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कूलाम के नियम। कूलाम के नियम में आपको बताया गया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब इन पर लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो जाएगा और F प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r² होता है। प्रोपोर्शनल हटाएं, किसी नियतांक का गुणा करेंगे तो F बराबर K Q1 Q2 r² होता है। ये प्राप्त प्रयोगों के आधार पर हम कह सकते हैं, निर्वात के लिए हम कह सकते हैं कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तब हमारा बल जो है F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r² न्यूटन में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9.0 गुणित 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है इसी को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान होता है 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपका कूलाम का नियम जो है एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हेडिंग पर, और इनसे पहले तो हम आप लोगों को इससे एक क्वेश्चन बता देते हैं। आइए इस फार्मूले से एक क्वेश्चन देखते हैं। तब से मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसको मैं मिटा करके आप लोगों को एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इससे बना रहा हूँ, और देखते हैं कि आप लोग इस पर कितना अपना मतलब एक प्रकार से दिमाग जो है रखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। ये फार्मूला है तो मैं लिखा रहने देता हूँ, अभी मिटा नहीं रहा हूँ। तो हमारा ये भी एक प्रकार ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 गुणित 10 की घात -15 मीटर है। 4 गुणित 10 की घात -15 मीटर है। तो इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। आइए देखते हैं इसको। प्रश्न है हमारा, एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है 4 गुणित 10 की घात -15 मीटर है। तो इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए आपको बताया क्या गया, दो आवेश आपको दे दिया गया। पहला आवेश मान लीजिए आपका प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का आवेश जो होता है, प्रोटॉन का आवेश मान लो Q1 है, तो Q1 बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और दूसरा आवेश आपका इलेक्ट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन का भी आवेश जो आपका हो जाएगा Q2 बराबर, वो भी हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप यह भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आप उसको भी लिख सकते हैं। और इनके बीच की जो दूरी दी गई है, बीच की दूरी कितनी दी गई है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल r से लिखते हैं, बीच की दूरी r बराबर दी गई है 4 × 10⁻−15 मीटर। तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, आपसे पूछा क्या है कि वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो देखिए वैद्युत बल का सूत्र होता है, कूलाम के नियम से वैद्युत बल का सूत्र होता है, वैद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r का स्क्वायर। ये आपका क्या है, सूत्र है। अब इसी सूत्र पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो F बराबर 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19 और Q2 की वैल्यू कितनी है, वो भी है 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन ऑफ r का स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻15, 4 इंटू 10⁻−15 का स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर कर दो तो आप लिखोगे क्या 9 इंटू 10⁻9, आगे 1.6 को 1.6 के पास ही लिख देता हूँ एक बार। अब 19 ऐड करके मैं लिख देता हूँ -38। 4 का स्क्वायर करोगे आप, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 10⁻−15 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻−30 हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो तो 1.6 से आप 16 को 10 टाइम में कैंसिल कर सकते हो। कितने टाइम में, 10 टाइम से कैंसिल कर सकते हो, सबका मल्टीप्लाई करा दो तो F बराबर हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई, ये वाला 1.6 इससे कैंसिल हो गया, 9 का मल्टीप्लाई 1.6 में कराओगे तो 16 में 144 होता है। तो इसी को आप लिख सकते हो 14.4, इसी को आप क्या लिख सकते हो 14.4। अब ये 10 जो है इससे इंक्लूड होकर के 10⁻, एक बार पहले मैं लिख देता हूँ, आगे इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, इसको मैंने लिख दिया 10⁻9 और आगे उसके हो जाएगा 10⁻−38 अपॉन में हो जाएगा, ये 10 है, ये 10⁻−30 है, ये 10 है, ये 10⁻−30 है। अब अगर आप ध्यान दें तो 10 से 10⁻−30 का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10⁻1 है, ये 10⁻−30 है, एक इससे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाने के बाद ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो 10⁻−29। तो ये आपको हो जाएगा 14.4 इंटू, इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻−29 और नीचे भी आपका कितना बचेगा, नीचे भी आपका बच जाएगा 10⁻−29। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो F बराबर आ जाएगा 14.4 और जो बल है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, 14.4 न्यूटन। तो ये आपको जो क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है 4 × 10⁻−15 मीटर है। तो इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल का गणना कीजिए। तो मैंने लिखा क्या, प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलाम और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, बीच की दूरी 4 × 10⁻−15 मीटर है। वैद्युत बल का सूत्र लगा दीजिए, सूत्र लगा के सारी वैल्यू को रख दीजिए, ये वैल्यू पुट करके जब आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 14.4 न्यूटन। आप लोग, मैं हटे जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग के बारे में हम आप लोगों के साथ चल रहे हैं। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। आप लोग इसका जो है अध्ययन करते रहिएगा, इसका जो है रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम की जो डेट है वो अब धीरे धीरे कम ही हो रही है। तो वहाँ तक आप लोगों को पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और जिसलिए कि आप लोग अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकें।
आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मान लो अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बताया गया। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश जो है उसके वैद्युत प्रभावों का अनुभव कर सके। कोई अन्य आवेश जो है उसके वैद्युत प्रभावों का अनुभव कर सके। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि उस वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर में अगर कोई आप एक अन्य आवेश ले जा रहे हैं तो उस पर भी वैद्युत क्षेत्र अपना प्रभाव डाल सके, अर्थात उस पर भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सके, उस पर भी वैद्युत क्षेत्र जो है आपका उत्पन्न हो सके। इसके बाद आता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इसकी अगली हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोणीय वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र, जिन पर जो होता है वैद्युत क्षेत्र जो है स्वतंत्र व पृथक्कृत जो है गति करता रहता है, अर्थात धन परीक्षण आवेश जो है वो गति करता रहता है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोणीय वक्र होती हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत आवेश अर्थात धन परीक्षण आवेश जो होता है वो गति करता रहता है। वैद्युत बल की परिभाषा है, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोणीय वक्र रेखा होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता रहता है। उसके बाद आता है कि वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण। वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते होंगे, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी होते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण है, वैद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा आप कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत ही उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत ही नष्ट होती हैं। तीसरा आप कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। दूसरा आप कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत ही नष्ट होती हैं, अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं या नष्ट होती हैं। तीसरा आप कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, अर्थात काटती नहीं है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को कभी काट देंगे तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, अर्थात एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी जो कि असंभव है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। थर्ड नंबर मान लीजिए कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी जो कि असंभव है। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये हो गया वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं एवं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। उसके बाद की जो हमारी टॉपिक बनती है और काफ़ी इसके गुण हैं वो है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद की जो हमारी टॉपिक बनती है वो बनती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको बताया गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर
प्रति एकांक आवेश पर जो कार्यरत बल होता है उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, अर्थात जो उसके द्वारा बल लगाना पड़ता है, वही उस क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। हम मानते हैं कि माना कोई धन परीक्षण आवेश Q0 है, माना कोई धन परीक्षण आवेश Q0 है, इसको वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो इसके द्वारा लगाया गया वैद्युत बल है वो F है। तब आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F अपॉन आप Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन आप Q0। तो इसका जो मात्रक होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक जो है न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है? एक प्रकार की सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आप लोगों की एक प्रकार की सदिश राशि है। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। उसके बाद चलते हैं एक और हेडिंग पर, वो हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम चल रहे हैं। हम मानते हैं कि कोई हमारा आवेश जो है वो Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य आवेश Q0 स्थित है। हम मानते हैं कोई धन परीक्षण आवेश Q है, Q से स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा आवेश Q0 स्थित है। तब इस पर लगने वाला बल अर्थात कूलाम के नियम से इस पर लगने वाले बल का सूत्र हो जाएगा, बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 हमारा Q है और जो Q2 है वो Q0 है, अपॉन आप बीच की दूरी r² है। इस पर लगने वाला बल का जो सूत्र निकलेगा वो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आप r²। अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि E बराबर F अपॉन आप Q0 होता है, तो F बराबर कितना हो सकता है? F बराबर आपको हो सकता है E इंटू Q0, E इंटू Q0। तो हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। 1 व 2 को अगर आप हल करते हैं 1 व 2 से, तो लेफ्ट बराबर है, तो राइट भी आप बराबर कर सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r² बराबर हो जाएगा E इंटू Q0। अब Q0 से आप Q0 को कैंसिल कर सकते हैं, तो E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। तो यही आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो इसका भी मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। या इसको आप सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में आप क्या लिखेंगे? इसको लिख लेंगे सदिश रूप में वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r² इंटू r²। सदिश रूप में हो जाएगा आप लोगों का, सदिश रूप में हो जाएगा वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r² इंटू r²। जहाँ r² एकांक सदिश है, जहाँ r² जो है वो आप लोगों का एकांक सदिश है। r² जो है आप लोगों का एकांक सदिश है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए या इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हटे जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बता रहा हूँ या इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तब से मैं इसको मिटा रहा हूँ और चल रहा हूँ एक क्वेश्चन। देखिए हर एक हेडिंग के साथ अगर हेडिंग में आपको फार्मूला मिल रहा है तो उसके एक क्वेश्चन सॉल्व करना जो है ज़रूरी होता है।
तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो मेरी हेडिंग है वो है चाहे आप कह दें एकल बिंदु आवेश के लिए या आप कह दें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, दोनों पे मैं आप लोगों को सवाल जो है लगवाए दे रहा हूँ। आप लोग इसको नोट करते रहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अर्थात अपने एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ, न्यूमेरिकल पे चल रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल है हमारा एक, न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि एक अल्फा कण पर, एक अल्फा कण, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ही इसको मान लेता हूँ, या सेकेंड फर्स्ट कुछ भी आप मान लीजिए। एक अल्फा कण, एक अल्फा कण, एक अल्फा कण, एक अल्फा कण 15 गुणित 10 की घात -4, एक अल्फा कण 15 गुणित 10 की घात -4 न्यूटन प्रति कूलाम के, न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक अल्फा कण जो है 15 गुणित, एक अल्फा कण 15 गुणित 10 घात -4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। इस पर लगने वाले, इस पर लगने वाले, इस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। इस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। इस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना आपको करना है। तो ध्यान दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दी गई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर आपको दिया गया है 15 गुणित 10 की घात -4 न्यूटन प्रति कूलाम, और आवेश के लिए यहाँ दिया गया है अल्फा कण। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो 2e होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो 2 गुणित इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम, या इसी को आप लिख सकते हैं 16 दूनी 32, तो 3.2 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। तो आपसे बल पूछा है, आपसे क्या पूछा है? बल, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल का जो सूत्र होता है, अभी आपने वहाँ पास लिखा था कि वैद्युत बल के लिए, वैद्युत बल के लिए E बराबर होता है, वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F अपॉन आप Q नॉट। तो आप वेक्टर F के लिए लिख सकते हैं, वेक्टर F बराबर हो जाएगा वेक्टर E इंटू Q नॉट। दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो वेक्टर F बराबर E का जो मान है वो है 15 गुणित 10 की घात -4, और जो Q का मान है वो है 3.2 गुणित 10 की घात -19। गुणा कराइए तो हो जाएगा वेक्टर F बराबर 15 दूनी 30 की 0, और 15 त्रिक 45, और 30 में 3 हासिल, 45 3 48, और गुणते 10 घात -4 19 आपस में जुड़ के 10 घात -23, एक अंकों पे दशमलव और खिसका दो तो F बराबर हो जाएगा 4.8 गुणते 10 की घात 23 से 1 घात कम हो जाएगी -22। तो जो आपका बल का वैल्यू आया है, वैद्युत बल का जो वैल्यू आया है वो है 4.8 गुणित 10 की घात -22 न्यूटन, 4.8 गुणित 10 की घात -22 न्यूटन। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा उसके बाद हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो वैल्यू हम लोगों को दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, लिखे भी दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण,
एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है? तीव्रता निकालनी है। तो जो इसका हल बनेगा, हल पे हम लोग चल रहे हैं, सॉल्यूशन पे चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्यों बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो बीच की दूरी दी गई है, अर्थात निर्वात में जो इनकी दूरी दी गई है, बीच की दूरी, बीच की दूरी, जो इनकी बीच की दूरी दी गई है वो दी गई है r बराबर 1 मीटर, r बराबर 1 मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर एकल बिंदु आवेश के कारण, मतलब एक आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का मान जो होता है वो होता है 9.0 × 10⁻9, और जो Q का मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और जो R का मान है वो है 1। तो 1 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 16 का गुणा आप करेंगे तो 16 9 जो होता है 144 हो जाएगा। तो ये आपका 14.4 हो जाएगा, और 10 में से 9 आपका घट जाएगा, सॉरी 19 में से 9 घट जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा। या एक तो वैल्यू ये बन जाएगी, या इसी को आप लिख सकते हो, एक अंक और खिसका दो तो E बराबर हो जाएगा 1.44 × 10⁻⁹ और जो इसका मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। तो आगे मैं अब चलता हूँ, आगे मैं अब चल रहा हूँ, तो अपने एक नेक्स्ट हेडिंग की ओर अब पहुँचता हूँ। वो हेडिंग हमारी रहेगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आपकी जो अब नेक्स्ट हेडिंग है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, कोई एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, किसी निकाय में उपस्थित आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, वही आपका कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो अगली हेडिंग है आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। या आप पहले समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। पहले आप वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से अत्यंत निकट स्थित होने पर जो एक निकाय बनता है, उस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान किंतु विपरीत प्रकृति, आवेश जो है आपस में समान है किंतु उनकी प्रकृति जो है वो विपरीत है, और वो एक दूसरे से अत्यंत निकट स्थित होते हैं, उससे बने हुए निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे हम मानते हैं कि ये हमारे एक मान लो -Q चार्ज है और ये +Q चार्ज है। तो देखिए दोनों का आवेश समान है किंतु इनकी प्रकृति जो है वो विपरीत है, एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, और ये एक दूसरे से अत्यंत दूरी पर स्थित होते हैं। इनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं 2L। इनके बीच की जो दूरी होता है वो कितना होता है? 2L।
तो दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत निकट स्थित होते हैं, उससे बने हुए निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद की जो हेडिंग होती है वो होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि किसी एक आवेश अर्थात आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर हो जाएगा आपका Q × 2L। ये जो P है यही आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है P बराबर Q × 2L, या आपको इसको सदिश रूप में आप लिख सकते हैं। वेक्टर P बराबर हो जाएगा Q × 2L वेक्टर। अब इसका जो मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो आपका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और ये एक प्रकार की बीच की दूरी है, उसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम मीटर। और जो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, अर्थात ये ऋण से धन की ओर होती है। इसके बाद जो इस हेडिंग का जहाँ उपयोग होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति अथवा निरक्षी स्थिति पर क्या होती है। तो आइए चलते हैं अपनी एक सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला नंबर होता है अक्षीय स्थिति पर। पहला नंबर क्या होता है? अक्षीय स्थिति पर। और जो दूसरा नंबर होता है वो होता है निरक्षीय स्थिति पर। वो क्या होता है? निरक्षीय स्थिति पर। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक अनुप्रस्थ होती है और दूसरा जो होता है आपका अनुदैर्ध्य होती है। एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य, आप इसको कह सकते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य स्थिति, या आप इसको कह सकते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। ये आपका जो है अनुदैर्ध्य हो जाएगा और यही जो है आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा। ये जो है अनुप्रस्थ स्थिति में हो जाएगा। तो जो आज का मेरा टॉपिक है, मैं पहले हेडिंग को ले चल रहा हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किस स्थिति पर? अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हम मानते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्लस Q तथा माइनस, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी जो है वो कितना है? 2L है। माना द्विध्रुव के केंद्र O से, माना द्विध्रुव के केंद्र कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, माना द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, माना द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब हम कह सकते हैं, या हो सकता है हम इधर A ले लेते हैं, इधर B ले लेते हैं, या कुछ भी आप लिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हम कहते हैं कि बिंदु ए से P पर हम A से P तक की बीच की दूरी अगर निकालना चाहें, अगर हम A से P तक के बीच की दूरी निकालते हैं तो हमारे A से P तक की बीच की दूरी कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और O से A तक की बीच की दूरी L है। तो हम जब A से E तक की बीच की दूरी निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा R माइनस L, और जो इसकी तीव्रता उत्पन्न होगी वो हो जाएगी EA। क्या हो जाएगी? EA हो जाएगी, EA हो जाएगी। अब उसके बाद अगर हम B से E तक के बीच की दूरी अर्थात बिंदु B से P तक के बीच की दूरी निकालें तो उसके बीच की दूरी हो जाएगी आपकी R प्लस L। उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तक की बीच की दूरी R है और ये L आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा, इस कारण ये पूरा कितना हो जाएगा? R प्लस L। और जो इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? EB हो जाएगा। और दोनों की जो दिशाएं होती हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है जिनके बीच की दूरी 2L है और ये कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हैं। अर्थात माना बिंदु के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो बिंदु A से P तक के बीच की दूरी जो है वो R माइनस L हो जाएगी तथा बिंदु B से P तक के बीच की दूरी जो है वो R प्लस L हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, अब सॉल्व कर रहा हूं इसको, कि माना प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ले लेते हैं EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू A से P तक के बीच की दूरी जो है वो हो जाएगी R माइनस L का होल स्क्वायर। और इसकी अगर दिशा बोली जाए तो इसकी दिशा जो है वो A से P की ओर हो जाएगी, जो इसकी दिशा है वो A से P की ओर हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB बराबर हो जाएगा, वेक्टर EB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश क्यों ही रहेगा और जो इसके बीच की दूरी है वह हो जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर, और जो इसकी दिशा होगी वो P से B की ओर हो जाएगी अर्थात विपरीत हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 2। अतः कुल परिणामी तीव्रता, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दो स्थितियों पर निकाली जा सकती है, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति पर निकाली जाती है। तो अच्छी स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है जिनके बीच की दूरी 2L है और ये K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः A बिंदु से P तक के बीच की दूरी जो है वो R माइनस L हो जाएगी तथा बिंदु से P तक के बीच की दूरी R प्लस L हो जाएगी। तो प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA बराबर इतना हो जाएगा, माइनस Q आवेश के कारण इतना हो जाएगा। तो कुल परिणामी तीव्रता आपका हो जाएगा वेक्टर E बराबर EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। अब वेक्टर E बराबर हो जाएगा आपका EA की जो वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ये जो EB है, EB की दिशा विपरीत है, EA से विपरीत है, इस कारण यहाँ माइनस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर।
दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू कॉमन हो जाएगा। यहाँ पास बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, या ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर के इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका इधर करोगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से इसको आप ओपन करेंगे तब आपको हो जाएगा वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सहित इसको ओपन करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, और नीचे हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पास अगर आप ध्यान देखें तो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचेगा क्या? वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, ब्रैकेट में बचेगा 2rl इंटू 2rl, तो 2 मिला करके आपका 4rl हो जाएगा, 4rl, और नीचे हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप इसको जो है q इंटू 2l जैसे बना लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हो वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्यू को अंदर कर दो, 4 को आप तोड़ लो, 4 को जैसे आप तोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू आर इंटू क्यू इंटू 2l, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 4 है 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया, 2 2 जा 4 हो गया, क्यू को अंदर कर दिया, आर को बाहर करके एल को इसके साथ लिख लिया, और नीचे लिख लेते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2l, और ये R की वैल्यू जो है, आर स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की ये जो वैल्यू है, ये जो है एल स्क्वायर की तुलना में जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। आर स्क्वायर की वैल्यू जो है एल स्क्वायर की तुलना में बहुत बड़ा है, अर्थात एल स्क्वायर जो हमारा नगण्य हो जाएगा, अर्थात हम उसको छोड़ देंगे, तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ऑफ एल स्क्वायर, तब आप लिख सकते हैं, तब आप इसको लिख सकते हैं। तो आइए इधर लिख देते हैं, इसको तब से मिटा दे रहे हैं, ये कूलाम मीटर की सहायता से इसको निकाला गया है, इसको मिटा करके इधर सॉल्व किए दे रहा हूँ। आइए इसको मिटा दे रहा हूँ। ये जो आर स्क्वायर है ये एल स्क्वायर की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो आप सारी वैल्यू क्यू इंटू 2l के स्थान पे p रखेंगे, तब आपको हो जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये कितना हो जाएगा? p हो जाएगा, तो ये क्यू हो गया, आगे हो जाएगा आपका ये 2 भी छूटा हुआ है, यहाँ क्यू शायद मैंने नहीं लिखा है, तो क्यू अच्छा क्यू तो अंदर चला गया, तो क्यू नहीं लिखा जाएगा। यहाँ आपका क्या बचे 2, तो 2 लिख लो, और आगे की अंदर की वैल्यू कितनी हो जाएगी p, और उसके आगे है r, और एल स्क्वायर बहुत छोटा होने के कारण ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक r से एक r काट दो तो e बराबर आपका आ जाएगा वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p/r क्यूब, 2p/r क्यूब, यही आपको हो जाएगा अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। यही आपका अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। या आप इसको जो है वेक्टर भी लगा सकते हैं, इस पर आप वेक्टर लगा दीजिएगा, तो यही आपको हो जाएगा अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। तो अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है वो होता है वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p वेक्टर अपॉन ऑफ आर क्यूब। अब प्राप्त प्रयोगों के आधार पर आप ले सकते हैं कि k बराबर 1, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात माध्यम के लिए k बराबर 1 ले लेंगे, तो e बराबर हो जाएगा आपका 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन ऑफ r क्यूब। तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। किस स्थिति पर? अच्छी स्थिति पर। तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छी स्थिति या निरक्षी स्थिति में से किसी दो में से एक वैल्यू जो है अधिकतर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप इन सारी हेडिंग को, अर्थात आज के द्वारा जो हमारी ये छोटी सी वीडियो थी, इसको आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए, मेहनत करिए। मैं बहुत ही जल्द एक दूसरे चैप्टर का, गॉस थ्योरम से जुड़े हुए चैप्टर का भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों के लिए उसको जो है बहुत ही जल्द यूट्यूब पे डालूंगा। आप लोग जो है इससे, जो भी आप लोगों को अगर इसमें कहीं डाउट होगा तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा और मैं बहुत ही जल्द उस पर सुधार करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।